नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चलें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सड़कों के निर्माण कार्य निर्धारित समय में किए जाएं। और ये भी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया, कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, विधायक गणों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तो बताते चले, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दे दिए हैं कि जो भी कार्य हो रखे हैं उनकी गुणवत्ता का विशेषकर ख्याल रखा जाए, ताकि किसी को भी कार्य में हो रही कमी खामी के लिए या किसी भी तरह की जो है नाकामी के लिए सवाल ना उठाना पड़ जाए। इसीलिए गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। उसी दौरान तमाम चीजों को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक निर्माण विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की है। सड़कों के निर्माण कार्य निर्धारित समय से पूरे कर दिए जाएं। इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर दे दिए कि जल्द ये कार्य पूरे हो और जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बीजेपी की मीडिया और सोशल मीडिया टीम की बैठक आज रात 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक होगी। मीडिया और सोशल मीडिया टीम की समीक्षा करेंगे मदन कौशिक। बैठक में मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया संयोजक, सह संयोजक भी इस बैठक में शामिल होंगे और सभी प्रवक्ता बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको देते चले और बता दें कि मीडिया और सोशल मीडिया टीम की बैठक आज होगी। बैठक में मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी सभी मौजूद होंगे। सभी प्रवक्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया संयोजक और सह संयोजक इस बैठक में शामिल होंगे और इन सभी के साथ जो है मदन कौशिक चर्चा करेंगे, बातचीत की जाएगी। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है, क्योंकि चाहे सोशल मीडिया की हम बात करें या मीडिया की हम बात करें, सबका एक महत्वपूर्ण रोल इस वक्त तमाम चीजों पर रहा है। बीजेपी की मीडिया और सोशल मीडिया पर किस तरह से चीजों को सामने रखना है, उन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आज रात 8 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में फिर से बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर ये अपडेट आपको देते चले। बीते 24 घंटे में कई महीनों का रिकॉर्ड टूट गया। उत्तराखंड में 200 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और राज्य में अब तक 98,880 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राज्य में 49 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक 94,634 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के कुल 1,115 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से जो है कोई मौत नहीं हुई, ये राहत भरी खबर है। राज्य में अब तक 1,706 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल आंकड़ा आपको बताते चलें, पिछले समय से अब तक का और 1700 के पार आंकड़ा है। लेकिन इस वक्त जो नए केसेस सामने आए हैं, संख्या 200 बताई जा रही है। मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाए रिकवरी रेट काफी अच्छा माना गया है। पिछले दिनों जब कोरोना की जद में उत्तराखंड था, उस वक्त भी तकरीबन 95% जो है स्वस्थ होने का आंकड़ा उत्तराखंड में देखा गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरीश रावत के परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरीश रावत और उनका परिवार फिलहाल होम क्वारंटीन हो गया है। डॉक्टरों की सलाह के बाद हरीश रावत अन्य जानकारी देंगे। ये भी बताते चलें कि कल होली मिलन कार्यक्रम में हरीश रावत ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। ये भी बता दें, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अपडेट आपको देते चले। कुंभ में अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी दी है।
72 घंटे पहले की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताते चले, जिस वक्त नए मुख्यमंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने इस फैसले को बदल दिया था और उनका कहना था कि कोई भी कुंभ में आ सकता है और सबकी रिपोर्ट हो ये संभव नहीं है, और हर कोई नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए और उस रिपोर्ट को चेक किया जाए ये भी संभव नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रखे हैं उसको देखते हुए एक बार फिर से ये जानकारी मिल रही है कि अब जो भी कुंभ में आएगा उसके लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी। दोनों में से कोई चलिए, खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। सीएस सोम प्रकाश ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि कुंभ मेला, महाकुंभ, जो कि 12 साल बाद आता है और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग उत्साह, श्रद्धालु की अपनी श्रद्धा, लेकिन कोरोना इस रंग में भंग डालने का काम कर रहा है। एक बार फिर से कोरोना के मामले सक्रिय हो गए, जिसकी वजह से जहां श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई तो वहीं पर प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती हो गई कि कैसे लोगों को कुंभ में आने से रोका जाए या फिर कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, ये एक बड़ी समस्या। हालांकि इसको ही देखते हुए चर्चा हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएस सोम प्रकाश ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इसी को लेकर बातचीत हुई, इसी को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर दोनों की ये मुलाकात हुई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर बातचीत की गई। बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक और सौगात दी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल के बाद यह सौगात दी गई। रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड में तीसरे ड्यूप्लर रडार सिस्टम की स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। रक्षा मंत्रालय ने लैंसडाउन छावनी में लगने वाले डॉप्लर रडार के लिए 2 स्वीकृति दे दी है। सेना के नियमों और सुरक्षा मानकों के कारण ये कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन अब स्वीकृति दे दी गई है। राज्यसभा सांसद डॉप्लर की स्वीकृति प्रदान करने को लेकर पिछले लंबे समय से रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव सहित और रक्षा मंत्रालय के अनेक अधिकारियों से चर्चा की जा रही थी और लंबी चर्चा के बाद राज्य में 2 अन्य डॉप्लर रडार, सुरकंडा और मुक्तेश्वर की स्थापना प्रगति को लेकर भी चर्चा की गई, जिसको लेकर अब स्वीकृति दे दी गई है। तो आपको तस्वीरें भी दिखाते चले। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड को ये सौगात दी है और उसी के साथ स्वीकृति से मिल गई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि लंबे समय से इसी को लेकर चर्चा की जा रही थी। चलिए, बढ़ेंगे आगे। तीर्थ कैबिनेट में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री बनाए गए धन सिंह रावत ने आपदा विभाग में ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड में देवी आपदा से कैसे निपटा जाए, इसके उपाय पर गहनता से मंथन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों और केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। उत्तराखंड के सभी ग्राम प्रधानों, महिला मंगल दल, योग मंगल दल, ग्राम प्रहारियों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों, आपदा विभाग के सभी कर्मचारियों सहित ड्राइवरों की भी आपदाओं से निपटने संबंधी प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा चमोली जिले के रैणी गांव में आई आपदा को लेकर 2 टीमें आपदा स्थल पर भेजी गई हैं, जिसमें से एक टीम आपदा आने के कारणों का पता करेगी और दूसरी टीम आपदा आने के बाद चुनाव बचाव कार्य की रिपोर्ट तैयार करेगी। देखिए, आज बैठक हो गई है और मुझे लगता है कि मैंने 1 महीने का टारगेट दिया है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट का जो है उसको बनाना पड़ता है पूरा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, फिर प्रैक्टिकल कितना रहेगा, थ्योरेटिकल कितना रहेगा, फिर उसको ईसी में पास कराना पड़ता है, जो विश्वविद्यालय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसका पूरा सिलेबस बनाना होता है। तो मैंने 15 दिन का समय दिया है
और मैं कह सकता हूं कि 15 दिन के बाद काफ़ी चीज़ें हमारी धरातल पे आ जाएंगी। रैनी गांव जो टीम जाएंगी वो क्या कुछ वहां पर अब काम करेंगी और देखिए, कितने दिनों में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी? उनको 10 दिन का समय दिया है सरकार की तरफ से, और एक तो टीम यह अध्ययन करेगी कि आपदा कैसे आई और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, और झील का भी सब है। एक जो सेकंड टीम भेजी है उसमें ये भेजा है कि भाई हम आपदा के बाद वहाँ का जो बचाव कार्य हैं, जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, उसके लिए भेजी गई है, और कल टीम जो है वहाँ पहुँच जाएगी। खबर विकासनगर से है, जहां पर वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर के जरिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डाकपत्थर महाविद्यालय के पुराने भवन में आयोजित संगोष्ठी में उत्तराखंड से निकलने वाली मां गंगा यमुना के संरक्षण और संवर्धन के लिए आए हुए मुख्य अतिथि भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल जोशी और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के जरिए अभिभाषण के माध्यम से नदियों और नालों को बचाने की बात कही गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि नदियों को बचाने के लिए हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। हम अपने घर से निकलने वाले सामान और अन्य चीजों को नदियों में ना डालें। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें परंपरागत ज्ञान का भी सहारा लेना पड़ेगा। नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम किए जाने बेहद जरूरी है। गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री बनने के बाद पहली बार रुड़की पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने यह कहा है कि किसानों की कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मंत्री यतीश्वरानंद ने यह भी कहा है कि बिचौलियागिरी को बंद करने के लिए हमें बनाए गए किसानों का मिल मालिक और मिल प्रबंधन के सीधे संबंध रहने जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बकाया गन्ना भुगतान और घटतौली और गन्ना पर्चियों पर धांधली नहीं होने दी जाएगी। यदि मिल प्रबंधन और अधिकारी समय पर काम नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसान और कार्यकर्ताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जहाँ तक बिचौलिए की बात की है, वो बिचौलियागिरी को बंद करने के लिए हमारे को बनाया गया है। हम उस बिचौलियागिरी को बंद करेंगे। सीधा जो मिल के मालिक है या मिल का प्रबंधन है वो सीधे किसान से उनका मतलब रहेगा। सारे गन्ने से और चीनी से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी। उनको मैंने निर्देश दिया है कि जो समस्याएं गन्ने की मेरे सामने किसानों की आती हैं, ये समस्याएं दोबारा से नहीं आनी चाहिए, और जो भी समस्याएं अभी भी आएगी और उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो सारी की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान, सदस्यता अभियान के चलते आप पार्टी से जुड़े लाखों लोग। अभियान के तहत पार्टी ने 3 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए। 45 दिनों तक उत्तराखंड में केजरीवाल अभियान चला। और आप प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर का बयान, उन्होंने कहा कुल 3,06,882 सदस्य बनाए गए हैं। कलेर ने जानकारी दी है। और आपको बताते चले, लगातार उत्तराखंड में भी अपनी जगह और जमीन तलाशने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था, और जिसका कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी को मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का खुद ये कहना है कि लाखों की संख्या में जो है उनके साथ सदस्य जुड़े हैं। तकरीबन 3,06,882 सदस्य बना दिए गए। ये जानकारी खुद कलेर ने दी है। उत्तराखंड में केजरीवाल अभियान की शुरुआत के दौरान तमाम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े। हालांकि इसकी जानकारी भी साझा की गई। सदस्यता अभियान के चलते आम आदमी पार्टी से लाखों लोगों के जुड़ने की जानकारी साझा की गई। जो उत्तराखंड में भी केजरीवाल वाला वो खत्म बंद कर दिया आपने, या हो गया पूरा अभी बंद कर 45? तो वहीं उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मदन बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में महानगर और जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेताओं ने शिरकत की। वहीं पर बैठक समापन के बाद अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने यह बताया कि बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। जिला और ब्लॉक की कमेटियों का भी जल्द गठन किया जाएगा, जिससे संगठन मजबूत हो सके और इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर भी जन जन तक उसे पहुंचाया जाएगा। देखिए, आज ये महानगर बूथ कमेटियां और ब्लॉक कमेटियां
और इनकी बैठक है जिसमें हमारे प्रभारी मदन मिश्र जी आए हुए हैं और उसके साथ साथ और बहुत सारे नेतागण जो पूर्व विधायक रहे मंत्री हैं वो सब आ रखे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को आगे बढ़ाने के लिए, दर दर पहुँचाने के लिए आज ये बैठक की जा रही है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का आने जा रहा है और समय काफ़ी कम है। और हमने जो भी हमारा संगठन है कांग्रेस का, इसको हमारे जो प्रभारी जी हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने जो सक्रिय बनाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्य प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने, सबने अपनी अपनी जगह जो काम की एक लगन लगी है और जो इन भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को लोगों तक उजागर कर रहे हैं, इन बातों को लेकर आज ये बैठक चल रही है। और आने वाले समय में हमारा संगठन मजबूत होगा और हम डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताएंगे कि जितनी योजना कांग्रेस के शासन काल में चल रही थी उन्होंने आज सबको बंद कर दिया है। लोग परेशान हैं, कोरोना कार्यकाल में लोग इतने मर गए हैं, आपने कोई नीति नहीं बनाई है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आपने बदल के जो दो चुनाव हमारे ऊपर थोपे हैं जो और हमारी जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, वो उसका जवाब 2022 में जनता देगी। तो वहीं देहरादून में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने राजपुर रोड पेट्रोल पंप के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही बढ़ रही कीमतों को वापस लेने की भी मांग की गई। पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। रुड़की व्यापार मंडल चुनाव एक बार फिर से चर्चाओं में है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पर फर्जी वोट बनाकर चुनाव कराने का आरोप लगाकर शहर की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी गई है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। रुड़की के व्यापारी के साथ भेदभाव और शोषण करने का आरोप लगाया गया। क्या रुड़की में 2000 ही व्यापारी का सवाल पूछकर रुड़की व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को सवालिए घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले रुड़की व्यापार मंडल का चुनाव कराया गया। चुनाव को लेकर शहर भर में सरगर्मी तेज थी, लेकिन व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पर रुड़की के एक व्यापारी ने फर्जी वोट बनाकर चुनाव कराने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर रुड़की जॉइंट मैजिस्ट्रेट ने व्यापार मंडल के चुनाव को स्थगित कर दिया और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोबारा से रुड़की के सभी व्यापारियों के वोट बनाए जाएं और उसके बाद चुनाव कराया जाए। व्यापार मंडल के चुनाव होने के बाद अब नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह भी कहा कि व्यापार मंडल का चुनाव पूरी तरीके से फर्जी तरीके से हुआ है। इस चुनाव में प्रशासन का कोई भी अधिकारी चुनाव कराने के लिए मौजूद नहीं था। शहीद दिवस पे समझ नहीं आ रहा। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। नगर निगम के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया था। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि यात्रा के दौरान मुकम्मल तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर सभी नगर निकायों को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा पहाड़ों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। बैठक में शिरकत करते हुए नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने भी चारधाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराए जाने, यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश में बिजली की कटौती न किए जाने और पानी की समुचित व्यवस्था कराए जाने जैसी महत्वपूर्ण विषयों को सामने रखा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर सख्त नजर आ रहा है। वहीं पर रुड़की के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण को लेकर अब 31 मार्च तक पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। इसके बावजूद भी यदि कोई अस्पताल पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह का ये कहना है कि हरिद्वार जिले में करीब 522 अस्पताल हैं, जिसमें से 420 ने पंजीकरण करा दिया है और बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर नियमानुसार निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समय रहते हुए यदि पंजीकरण नहीं कराया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 के टीकाकरण की रफ्तार को गति देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन सोशल साइटों पर भी टीकाकरण का आंकड़ा अपेक्षा के अनुरूप न आने के कारण अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नई रूपरेखा तैयार कर ली है। अब एमपी, एमएलए, जिला पंचायत सदस्य और पंचायत के प्रतिनिधियों की जनता को टीके के प्रति प्रेरित करने में मदद ली जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनिए। कोविड के टीकाकरण को लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग और गंभीर हो गया है। इसमें प्रशासन ने एक नई रूपरेखा तय कर ली है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसे रिस्की क्षेत्र जहां टीकाकरण कम हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में सेशन साइट बना करके जनप्रतिनिधियों, खासतौर पर एमपी, एमएलए और ग्राम प्रधान से लेकर के पंचायत सदस्य तक की मदद ली जाएगी। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा। उनसे बात करेंगे किस तरह की गाइडलाइन आगे बनाई गई है और क्या निर्देश दिए गए हैं। सर, जिस तरह से अब देखने में आ रहा है कि कई जगह टीकाकरण हो ही नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे आप? ये बात सही है कि अभी कल ही सीडीओ साहब ने मीटिंग ली कि डीएम साहब का ये कहना कि जो साइट लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गांव में, तो लोग अभी उसको अवेयरनेस नहीं है। जो एल्डरली लोगों को लिए, जो 60 साल से बड़े हैं लोग या जिनको गंभीर बीमारियाँ हैं, उनको चिन्हित करके सेशन साइट पर लाना, ये बड़ा एक चैलेंज हो रहा है इस समय। तो उसमें यही रखा गया कि जहाँ भी जिस कम्युनिटी में है उस कम्युनिटी के लीडर्स या गांव के प्रधान, प्रतिनिधि और एमएलए और सभी लोगों को उसमें उत्साहवर्धक कार्य करना चाहिए। उनको साइट पे ला करके उनको हर आदमी को ये उत्साहवर्धक कार्य करे लाएं, ताकि हमारा सेशन साइट चले। अगर हम सेशन साइट बना रहे तो वहाँ पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आना चाहिए। हमारे इसके लिए 2 कमरे उसके लिए मैंडेटरी कर दिए। भाई एक कमरे में हमारा टीकाकरण होगा, एक में हमारा उनको अवलोकन होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हैं कि साइट भले ही कम चले, लेकिन टीकाकरण प्रभावी रूप से होना चाहिए। गाइडलाइन बनाई। ऐसे में खासतौर पर क्या अभी भ्रांतियां चल रही थी? जिस तरह पहले टीके को लेकर के बात चल रही थी, कुछ ऐसी कम्युनिटी है यानी कि मोमनस इलाके हैं खासकर, वहाँ कुछ टीकाकरण कम हो रहा है। ये बात सही है। जैसे अभी पहले हमारे विभाग के आदमी भी आनाकानी कर रहे थे, उन लोगों को भी प्रेशर के बाद लगवाना पड़ा, टीकाकरण करा। अब जितने FLW हैं उनको भी टीकाकरण इसलिए कराया गया कि भाई ये जरूरी है, उनको समझा, अवेयरनेस जरूरी है। तो पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस जानी चाहिए कि उन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बातें बताई जाए कि ये बीमारी को ख़त्म करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा। तो इसीलिए उन लोग को टीका लगा रहे। लोग डर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। अब हम लक्सर के विधायक और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, इन सबसे आपकी बात हुई है? हाँ, विधायक से बात हुई है। वो आज किसी विशेष काम से चले गए, कल वो आएंगे। वो कह रहे जहाँ कहोगे मैं वहाँ आकर के पब्लिक को लेके आऊँगा, धरातल पर धरातल पर। चलिए, डॉक्टर अनिल वर्मा ने साफ तौर पर स्थिति क्लियर कर दी है और ये बताया कि अब आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार तेज होगी। वजह यह भी है कि जिस तरह से इसमें जनप्रतिनिधि जुटेंगे तो कहीं ना कहीं वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी जो अभी तक सामने आ रही थी। उसमें चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उनसे जुड़े प्रतिनिधियों को इसमें लगाया जाएगा। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से ऐसे क्षेत्रों में सेशन साइट पर टीकाकरण बढ़ता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर।